सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने परफेक्ट वर्ल्ड के स्पेशल एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे शी हाओ और वो शांग की ये एपिक बैटल शुरू हो जाती है। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे पे ताबड़तोड़ अटैक्स करते हैं, लेकिन वू शेंग फर्स्ट राउंड में बहुत बुरी तरीके से शी हाओ के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। लिटरली अब तक हमने शी हाओ को कभी किसी से पिटते हुए नहीं देखा। अगर पिटा भी है तो खून तो भाई निकला ही नहीं, लेकिन यहाँ पे उसे वू शेंग इतनी बुरी तरीके से मारता है कि लिटरली उसका एक हाथ तक वो काट देता है। लेकिन फिर शी हाओ को इसकी ट्रू स्टोरी का पता चलता है कि आखिर ये जो नरसंहार है ये कैसे शुरू हुआ। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब शी हाओ की सटक जाती है। वो यहाँ पे उससे चैलेंज करता है और कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पे हरा कर इस ट्रेजेडी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसी के साथ शी हाओ अब फॉर्म में आता है। वो यहाँ पे उसका एक पंख ही उखाड़ देता है और फिर वो वू शेंग को बहुत बुरी तरीके से मारता है। लिटरली ये दोनों अपनी अपनी बॉडी के आधे से ज्यादा पार्ट्स को इस बैटल के अंदर गवा चुके थे। फिर दोनों की बॉडी ही जमीन पे जा गिरती है और यहाँ शी हाओ की हालत देखने से काफी ज्यादा मिजरेबल लग रही थी। पर तभी वू शेंग उठता है। वो अपने पास से एक एलिक्सर की बोतल को निकालता है जो कि एक सेलेस्टियल एलिक्सर था। वो यहाँ पर उसे निकाल के गटक जाता है और कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसी के साथ वो पूरी तरीके से हील हो जाता है और अब शी हाओ की तरफ देखकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ इस पूरे एरा को आज खत्म कर दूंगा। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हम यहाँ पे शी हाओ को देखते हैं जो कि वू शेंग की तरफ देखे जा रहा था। दूसरी तरफ वू शेंग लगातार खुद को हील करने लगता है और फिर वो कहने लगता है इससे कहते हैं ट्रू पावर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने ट्रू फॉर्म को रिवील करता है, जैसे कि डेस्टिनी ऑफ द ग्रेट दाओ ऑफ द अदर रियलम कहा जाता है। शी हाओ जमीन पे अधमरी हालत में पड़ा था। उसकी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि वो अपने हाथ को भी उठा नहीं पा रहा था। सर से नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से नम पड़ चुका था और बस शी हाओ उसे देखे जा रहा था। यहाँ पे शी हाओ अपने मन में कहता है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, आज मैंने अगर इसे नहीं हराया तो हमारा जो फ्यूचर है यानी कि जिस एरा से मैं बिलोंग करता हूँ वो भी मिट जाएगा। इसी दौरान शी हाओ अपने पास से व्हाइट इमॉर्टल रेस्क्यू एलिक्सर को बाहर निकालता है और जैसे ही शी हाओ इसकी एक पिल को कंज्यूम करता है अचानक से उसकी बॉडी में बहुत ही तेज फ्लक्चुएशन होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि इसी डीमन के रीजनरेटिंग की जो स्पीड होती है उससे भी डबल स्पीड से वो रिकवर करने लगता है। उसके जो वाउंड्स थे वो यहाँ पे सेकंड्स में रिकवर होने लगते हैं, साथ ही उसका जो हार्ट था वो भी फुल स्पीड के साथ रीजनरेट होता है। और शी हाओ लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैंने भी तुमसे कहा था। इसी के साथ शी हाओ के हाथ पैर वापस से रिकवर हो जाते हैं और वो उठ के बैठता है और कहता है कि हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक हमारी हड्डी पसली एक नहीं हो जाती मैं तुमसे फाइट करता रहूंगा। यहाँ पे शी हाओ पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और खड़ा हो जाता है। साथ ही वो यहाँ पे अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है और कहता है कि वू शेंग खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इसी के साथ हम यहाँ पे वू शेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने एक स्वॉर्ड को समन करता है और अपनी आसपास की एनर्जीज को वो गैदर करते हुए इस स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करता है। इसी दौरान वो यहाँ पे अपने विंग्स को भी पूरी तरीके से हवा में फैलाता है और अपनी आईज ओपन करते हुए कहता है कि एक बात कान खोल के सुन लो कि तुम्हारे रियलम का जो लॉ है ये पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुका है और तुम्हारा दाव इनकम्प्लीट है। ये कहते साथ ही वो यहाँ अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन करता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी थी। वो आगे कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास एक परफेक्ट सीड है, इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मेरे द ग्रेट दाओ रियलम के आगे तुम कुछ भी नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से शी हाओ को जैसे ललकार रहा था। अब शी हाओ की तुलना वो किसी चींटी से करते हुए कहता है कि तुम्हें आज भी मैं यहाँ पे सप्रेस कर सकता हूँ, तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए और कितने गए, तो तुम क्या डिफरेंट हो। अब यहाँ पे शी हाओ अपना हाथ ऊपर करता है। वो अपनी यिन और यांग एनर्जी को आपस में गैदर करता है, साथ ही उसके प्यूपिल से यिन और यांग एनर्जी बाहर निकलती है। बेसिकली वो अपनी सीड की पावर को यूज करता है और जिसके जरिए से वो दाओ गेट को ओपन करता है। यहाँ पे शी हाओ जैसे इस चीज को एक्टिवेट करता है उसके आसपास यिन और यांग एनर्जी वाले ऐसे ही सर्कल्स बनते हैं और फिर शी हाओ उनकी पावर्स को एक जगह पे गैदर करते हुए यहाँ पे कहने लगता है कि बेवकूफ, अपनी आंखें खोलो और देखो जिसके दाव को तुम इनकम्प्लीट कह रहे थे असल में उसने तो इस पैथ को ही कंप्लीट किया है। यहाँ पे ये सुनते साथ ही वू शेंग इसकी तरफ देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे खुद पे यकीन ही नहीं होता और वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारे जैसा एक लड़का जो कि इस एरा से बिलोंग भी नहीं करता, जो कि फ्यूचर से आया है, आखिर वो इस पैथ को कंप्लीट कैसे कर सकता है। सारे जीने से सारे पावर हाउस को तो मैंने मिटा के रख दिया, आखिर तुम हो कौन। यहाँ पे उसे शी हाओ के दो फॉर्म नजर आते हैं जो कि यिन और यांग एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही
वो यहाँ पर दाव गेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी के साथ ये दोनों उसके सामने जाकर तेजी से स्पिन करते हैं और यहाँ पर उसी दाव गेट को ओपन करते हुए उसका फॉर्म लेते हैं और सीधा इसकी चेस्ट पे लैंड करते हैं, जिस वजह से ये चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, नहीं ऐसा मत करो, रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारी प्रीमोर्टाइल स्पिरिट को कम्प्लीटली क्रश करके रख दूंगा। इसी के साथ अगले सीन में हम यहाँ पर वू शुआंग को देखते हैं जो कि तेजी से शी हाओ की तरफ बढ़ता है। शी हाओ भी उस फॉर्मेशन से बाहर निकलते हुए तेजी से उसकी तरफ चार्ज करता है। अब यहाँ पे शी हाओ से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो देखते हैं कि आखिर कौन किसे मारता है। यहाँ पे दोनों ही अपने अटैक को प्रिपेयर करते हैं। शी हाओ अपने मुक्के को टाइट करता है और तेजी से इसकी तरफ फ्लोट करता है। वहीं दूसरी तरफ दूर से हमें दिखाया जाता है कि दोनों ने अपनी ट्रू बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया। इसी के साथ जैसे ही दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब ये तुम्हारी इमेजिनेशन पे है, जहाँ तक सोच सकते हो सोच लो। इतना तगड़ा वाला डैमेज यहाँ पे हुआ था कि सबसे पहले हम वू शुआंग को देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी पूरी तरीके से क्रैक पड़ जाती है, साथ ही अगले ही पर उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे राख में बदलना शुरू हो जाती है। वही दूसरी तरफ जो इम्पैक्ट रिलीज होता है उससे यहाँ एक प्लेनेट का हिस्सा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर स्काई हॉर्न एंड किंग मौजूद था, वहाँ पे एक स्पेस में क्रैक बनता है और ये क्रैक ओपन होते साथ ही अपने साथ कुछ चीजों को लेके आता है जो कि किसी के बॉडी पार्ट्स लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम वू शुआंग की बॉडी को देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी जमीन पे खड़ा था, लेकिन उसकी बॉडी से लगातार खून बह रहा था और जमीन पे गिर रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्काई हॉर्न एंड किंग जब स्पेस में देखता है, यानी कि उस क्रैक की तरफ जब देखता है, तो उसके अंदर से यहाँ शी हाओ के बॉडी पार्ट्स गिरते हुए से नजर आते हैं और वो समझ आता है कि ये और किसी के नहीं बल्कि शी हाओ के हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, हुआंग क्या ये तुम हो? वही दूसरी तरफ हम उस फीनिक्स लाइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर पागलों की तरह हंसते हुए आ रहा था। जोर जोर से वो हंसता है और कहता है वो मारा गया, उसे मारा ही जाना चाहिए था। देखा, मैं जानता था कि मेरे मास्टर के आगे कोई नहीं जीत सकता। मेरे मास्टर कम्प्लीटली इनविजिबल है, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। मेरे मास्टर की कोई बराबरी भी नहीं कर सकता, इसी वजह से उनका कोई राइवल भी नहीं है। क्या तुम देख सकते हो कीड़े कहीं के? देखो देखो इसकी हालत क्या हुई है। और अब यही किस्मत तुम्हारी भी होने वाली है। यही होता है जब तुम मेरे मास्टर से टकराने की कोशिश करोगे, उन्हें डिफाई करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे बेचारा एंड किंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो इसे प्रोवोक किया जब वाप देने तक की कंडीशन में नहीं होता और शी हाओ के बाजू को उठाकर रोने लगता है और कहता है कि कमीने, तुम भी मुझे अकेला छोड़ के चले गए। आखिर क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है कि एंड में सभी लोग मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं? क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? एंड किंग यहाँ पे उसके बाजू को उठाकर जोर जोर से रोता है और हवा में फ्लोट करता है और उसे रोता हुआ देखकर इससे लाइन फिनिक्स को बहुत ज्यादा मजा आता है और वो कहता है कि हाँ, ऐसे ही रोते रहो। तुम्हारे ये रोने की आवाज ना मेरे कानों को बहुत सुकून दे रही है। तुम्हारे ये रोने धोने की आवाज मुझे बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे हूँ। मैं याद कर सकता हूँ, इमेजिन कर पा रहा हूँ कि तब भी बिल्कुल ऐसा ही नजारा था जब मैं तुम्हारी सिबलिंग्स को कच्चा चबा रहा था, उनकी हड्डियों का चूरमा बनाते हुए उन्हें खा रहा था। तो बिल्कुल यही रोने धोने की आवाज तुम्हारे बाकी के सिबलिंग से आ रही थी। वो भी ऐसे ही रो रहे थे, बिलख रहे थे। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ऐसे ही लाचार पड़े थे और बस कमजोरों की तरह रोए जा रहे थे। बिल्कुल यही नजारा था। यहाँ पे वो भी एंड किंग के साथ फ्लोट करते करते उसके दुख का मजाक उड़ाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसकी नजरें इस पोर्टल की तरफ जाती है जहाँ पर से शी हाओ के बॉडी पार्ट्स गिरे थे कि तभी वो वहाँ पे कुछ अजीब सा देखता है। एक टूटा हुआ पंख जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ था, उस पोर्टल यानी कि उस क्रैक से बाहर आता है, जिसे देखते साथ ही इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मास्टर, आप मर नहीं सकते। अब यहाँ पे जैसे ही वो अपने मास्टर को सामने नहीं पाता तो वो और ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जरूर कोई इल्यूजन है। इनके जैसे कमजोर लोग सिवाय इल्यूजन के और कुछ नहीं कर सकते। मेरे मास्टर को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तभी यहाँ पर एंड किंग चिल्लाते हुए कहता है कि वो भी मर चुका है। अगर हुआंग मरा है तो वो हे वू शुआंग को भी लेके मरा है। यहाँ पे जैसे एंड किंग के अंदर जोश छा जाता है और वो उसे कहने लगता है कि तेरा मास्टर तो गया, अब तेरी बारी है कि तू उसे जाके ज्वाइन करेगा। इस चैप्टर को शुरू हुआंग ने किया था, लेकिन इसे एंड आज मैं करूंगा। उसने तेरे मास्टर को मारा है तो मैं उसके पालतू को आज यहाँ मारूंगा। और ये कहते हुए वो अपने पावर्स को गैदर करता है, अपने मुक्के को टाइट करते हुए सीधा लाइन फिनिक्स की तरफ अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है और सीधा उससे जा टकराता है, जिससे चारों तरफ धूल छा जाती है। और वो कहता है कि मैंने हुआंग को चैलेंज किया था, उसे अब तक मैंने हराया नहीं, तो आखिर वो मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के कैसे मर सकता है। यहाँ पर वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा अपने पंच में उतारता है और सीधा इस लाइन फिनिक्स के हेड पे दे तनातन मुक्कों की बारिश करता है, जिस वजह से इस लाइन को काफी
ज्यादा पेन होता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे मास्टर को कोई नहीं मार सकता। इसी के साथ वो फीनिक्स लाइन उसकी मार खाते हुए कहने लगता है कि मेरे मास्टर तुम सभी के रियलम को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे, वो तो पैदा ही हुए थे दूसरे रियलम्स दूसरों के एरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो आखिर उनकी मौत कैसे हो सकती है। लेकिन अगर वो सच में मारे गए हैं तो मेरे मास्टर के जो मेंटोर हैं वो उन्हें अवेंज जरूर करेंगे, वो मेरे मास्टर का बदला जरूर लेंगे। यहाँ पे उसकी बात सुनते साथ ही जो एंड किंग है वो उसे उसके बालों से पकड़ते हुए हवा में उठा लेता है और उसे पटकते हुए कहने लगता है कि चलो देखते हैं फिर आज यहाँ पर कौन किसका बदला पहले लेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस फीनिक्स लाइन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, जिसके बाद वो उस फीनिक्स लाइन को पकड़ के सीधा जमीन पे दे मारता है और वो जैसे ही जमीन पे जा गिरता है तो यहाँ इस राइट साइड का जो जबड़ा था वो टूट जाता है कि तभी यहाँ पे एंड किंग अपना अटैक करने के लिए इसकी तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर लायन फीनिक्स काउंटर अटैक के लिए प्रिपेयर हो रहा था। लेकिन एंड किंग काफी ज्यादा फास्ट होता है और अगले ही पल जैसे ही वो अपना मुक्का इसकी तरफ बढ़ाता है यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है और चारों तरफ एक पावरफुल इम्पैक्ट आसपास की जगह को हिला के रख देती है, सब कुछ तबाह हो जाता है और तभी आसमान से एक बड़ी सी चीज यहाँ गिरती हुई नजर आती है और ये लायन फीनिक्स कहने लगता है कि लेजेंड्स का कहना है कि जितने भी फॉलन पावर हाउसेस हैं उन सभी ने अपनी सोल को इसके अंदर सेव करके रखा है, और अगर एक लिविंग बीइंग यानी कि एक जीता जाता इंसान अगर इसके अंदर गिर जाए या फिर मान लो किसी एक्सीडेंट के चलते भी वो अगर इसके अंदर गिर जाए तो उसकी किस्मत तो मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस चीज को हेल ऑफ केओस कहा जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा बड़ी थी और इसका जो सक्शन फोर्स था ये हर एक चीज को अपने अंदर खींचे जा रहा था, साथ ही इसके अंदर से काफी टेरिफाइंग और भी रिलीज हो रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास का जो भी मलबा होता है वो इसके अंदर समाना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बॉडीज के जो पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ गिरे थे वो सब भी इसके अंदर समाने लगती हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम क्योटिक गेट ऑफ हेल के आउटसाइड का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल सामने मौजूद था जिसके सामने यहाँ पे शीहाओ और वू शुआंग के दोनों के ट्रेजर्स मौजूद थे। और यहाँ पे वू शुआंग का जो ट्रेजर था वो यहाँ शीहाओ के उस स्वॉर्ड से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारा क्या यूज है, क्या तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आए थे, जरा हिम्मत तो देखो। वैसे तो मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना है कि बचे कुछ जो चीजें थी जो स्क्रैप्स थे उनके जरिए से तुम्हें फोर्ज किया गया है, तुम तो बस किसी डेकोरेशन के ही काम आओगे। और जैसा कि तुम्हारे बारे में रूमर्स थे आज तुम्हें देखकर मुझे पता भी चल गया कि जो अफवाह तुम्हारे बारे में फेमस है वो ऐसे ही नहीं है। अभी यहाँ पे उसकी नजर एक बोन पे जाती है, वो कहने लगता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी का बोन हो और लगता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी क्लाइमेटीज का सामना करके ही यहाँ तक आ पाया है। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बोन्स थी ये उस वेपन की तरफ बढ़ने लगती है और धीरे धीरे करके एक एक करके ये जो बोन थी ये उस स्वॉर्ड के अंदर समा जाती है, जिसे देखकर यहाँ पे ये जो दूसरा वाला फ्रेशर था यानी कि जो वू शुआंग का था वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मामूली से कुछ हड्डियों को अब्सॉर्ब करने के बाद तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी, तुम मुझसे ज्यादा सुपीरियर बन जाओगे। हाँ, तुम तो बस उनकी डेथ विश को ही इनहेरिटेंस कर पाओगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जैसा कि तुम्हारा मास्टर था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, वो हवा में शूट होता है और अपने मल्टीपल क्लोन्स को बना लेता है। इसी के साथ वो बिना रुके बस हवा से बातें करते हुए तेजी से आसमान की तरफ बढ़ता है और ऐसे काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो उस क्योटिक हेल के आगे देख पाता है, जहाँ पर उसे नजर आता है कि यहाँ पे वही पोर्टल मौजूद था जहाँ से वो आया था। इसी के साथ वहाँ एक जगह पर एनर्जी फ्लक्चुएशन दिखाई जाती है कि तभी अगले ही पल हमें एक्सट्रीम मार्शल आउट ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था कि तभी एक बर्ड उड़ते हुए आकर सीधा एक चट्टान के पास जाती है जहाँ पर की शी-हाओ की बॉडी पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे ये जो बर्ड था यानी कि हॉल ऑफ हीरोइक स्पिरिट जो कि शी-हाओ के पास जाके बैठता है और उसकी उंगलियों में अपनी चोंच मारता है, जिससे इसकी बॉडी में हलचल भी होती है कि तभी जैसे शी-हाओ को होश आने लगता है तो यहाँ पर बाकी जो पेड़ों पे ऐसे ही वांग फैमिली की जो हीरोइक स्पिरिट्स थी वो भी यहाँ मौजूद थी और इमीडिएटली शी-हाओ के होश आते ही ये लोग जाने लगते हैं कि तभी शी-हाओ जैसे ही खुद को चेक करता है तो उसे सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने फोरहेड को टच करता है उसे कुछ फील होता है और अगले ही पल शी-हाओ को कुछ याद आने लगता है। लेकिन तभी वो जैसे ही अपने हाथ को चेक करता है तो यहाँ पर एक और मार्क आ चुका था, जो देखकर शी-हाओ कहता है कि अब तो मेरे पास एक और सिंबल आ चुका है। शी-हाओ कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ अभी हुआ क्या। वो आसपास की जगह को देखकर कहने लगता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और ये मेरे कपड़े कैसे चेंज हो गए। यहाँ पे शी-हाओ को जैसे कुछ भी याद नहीं था। इमीडिएटली वो यहाँ पर उस एलेक्सर की बॉटल को भी देखता है जो कि खाली हो चुकी थी और उसे देखकर वो और ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि शी-हाओ उसे तभी यूज करता है जब वो एक्सट्रीमली इंजर्ड हो कि तभी उसकी नजर यहाँ पे एंड किंग की बॉडी पे जाती है जो कि अपने ट्रू बॉडी फॉर्म में था, लेकिन अगले ही पल उसकी बॉडी श्रिंक होकर नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है कि तभी यहाँ पर एंड किंग को भी होश आता है और वो उठ के बैठता है, जिसके बाद वो आसपास देखकर सेम सवाल करता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। कि तभी जैसे ही वो शी-हाओ को देखता
लगता है, उसे सही सलामत पाता है तो कहता है कि तुम तो मर गए थे ना। यहाँ पे शिहा उसके बात पे ध्यान नहीं देता और वो कहने लगता है कि हाँ, मेरी ये इमॉर्टल एलिक्सर की बोतल भी खाली हो चुकी है। कि तभी इन दोनों की नजर सामने मौजूद एक स्कल पेश आती है और जैसे ही शिहा उसे अपने हाथों से उठाता है तो उसके फोरहेड पर एक गहरी चोट का निशान था। शिहा उसे बहुत ही अच्छे से देखता है और कहता है कि इसके फोरहेड को भेदा गया था और तभी उसे याद आता है कि उसके फोरहेड पर भी सेम अटैक किया जा रहा था। लेकिन फिर शिहा का ध्यान यहाँ पे उसे इमॉर्टल सूत्रा पे जाता है और फिर वो कहने लगता है कि फिलहाल हमें इसे जल्द से जल्द हासिल करना चाहिए। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे एंड किंग के साथ आगे बढ़ रहा था कि तभी एंड किंग उससे कहने लगता है कि अभी मुझे ऐसा लगा जैसे हम लोग इमॉर्टल एरा में मौजूद थे। कि तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि जैसे हमने टाइम ट्रेवल किया हो। जिस पे शिहा बताता है कि हम दोनों ने जो कुछ भी देखा वो बस पास्ट का एक इल्यूजन था, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ रियल हो, लेकिन मैं फिर भी श्योर नहीं हूँ कि ये एक ड्रीम था या फिर रियलिटी। अभी ये कहते साथ ही ये लोग सीधा उस इमॉर्टल माउंटेन के पीक पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि वो इमॉर्टल सूत्रा लोकेटेड था। शिहा एंड किंग से कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि हमने जो भी देखा वो इस बात का प्रूफ है कि एक समय में यहाँ पर किसी ने बहुत ब्रूटल बैटल को फेस किया होगा। कहते साथ ही वो स्कल को सामने ले जाता है और उसे क्रश कर देता है। इसी के साथ ही यहाँ पर गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है, यानी कि जो पास्ट मेमोरीज होती है वो उसके साथ फ्लो करती है। कि तभी यहाँ पर बाई युनजी उसे सामने नजर आता है, वही बंदा जिसने की आखिरी बार उस ड्रम को बजाया था और वो शिहा के बॉडी के आर पार होते हुए कहता है कि मैं व्हाइट मैनर से बाई युनजी, मैं हमारे इस फॉलन प्रोडिक्सर्स के पाथ को हमेशा कंटिन्यू करता रहूंगा। यहाँ पर शिहा उसकी बातों को सुनकर स्माइल करता है और फिर अगले ही सीन में वो यहाँ पर लोटस पोजीशन में बैठा था, उसके अंदर से वो जो स्टोन का पीस था वो निकल कर यहाँ इस इमॉर्टल सूत्रा के साथ जाके अटैच हो जाता है और यहाँ पर ऐसे ही बाकी के जो इमॉर्टल सूत्रास थे उनकी एनर्जी भी निकलने लगती है जो कि शिहा के बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही थी। यहाँ पे इस इमॉर्टल स्क्रिप्चर यानी कि इमॉर्टल सूत्रा का ट्रायल बिगिन हो जाता है और एक वॉइस इन्हें बताती है कि तुम दोनों के लिए इमॉर्टल सूत्रा का ये जो ट्रायल है ये एक साथ शुरू होगा, जो कि तुम्हें एक एंशिएंट बैटल का एक्सपीरियंस कराएगा। और इस इमॉर्टल स्क्रिप्चर के टोटल 9 पेजेस हैं, जिसके 4 पेजेस यहाँ इसके साथ मौजूद है, लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग पेजेस हैं वो सभी तुम्हें लैंड ऑफ इमॉर्टैलिटी में मिलेगा। हालांकि हे वुशुआंग जिसने की स्ट्रक्चर को हासिल कर लिया था और उस माउंटेन को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन ये इसकी किस्मत में था कि वो कभी भी इस इमॉर्टल स्क्रिप्चर को मास्टर नहीं कर पाएगा। इसी के साथ उसकी जो हीरोइक स्पिरिट बर्ड है वो उसके पास आके बैठ जाती है और यहाँ पे शिया उससे कहने लगता है कि हे वुशुआंग अभी भी जिंदा है ना। यहाँ पे वो बर्ड बताने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन सिर्फ वही बड़ा खतरा नहीं बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी मुसीबत छिपी हुई है। ये सुनकर शिहा मुट्ठी टाइट करता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि मैं अपने हर एक दुश्मन को डिफीट कर पाऊँ, फिर मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होगी। अब यहाँ पे एंड किंग भी कहता है कि हाँ और मैं भी जल्द से जल्द ग्रो होकर स्ट्रॉन्ग बनूंगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि ब्रदर सिस्टर तुम लोग देख रहे हो ना, मैं तुम सबका बदला जरूर लूंगा। अब यहाँ पे वो जो बर्ड थी वो हंसते हुए यहाँ से चली जाती है और कहती है कि हाँ हमें उस दिन का इंतजार रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।